2004 2002 के आसपास जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो ऐसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कमिंग, और इसका फ्यूचर कैसे होगा। एक्चुअल जर्नी शुरू होती है एयरपोर्ट की, वो 2016 में शुरू हुई। ओके। वहाँ से शुरुआत हुई MIAL एंड सिडको, तो जिसमें MIAL का शेयर था 74% और सिडको का शेयर था 26%। 2021 के आसपास में फिर जो इन्होंने अदानी एयरपोर्ट लिमिटेड इनकी कंपनी है, उन्होंने इसे टेक ओवर किया। तो NMIL में जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो अदानी। पहले लोग गाँव ये वो, लेकिन एयरपोर्ट की लॉन्चिंग के बाद वो अचानक से नवी मुंबई अब मुंबई जैसा बोलने लगे हैं लोग। आज जिस लेवल पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है ये लमसम 2800 एकड़ के आसपास एयरपोर्ट है। मुंबई के एयरपोर्ट से नवी मुंबई का एयरपोर्ट बड़ा है। ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो नवी मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो ज़ाहा हबीब लंदन के आर्किटेक्ट हैं। एयरपोर्ट का जो पूरा डिज़ाइन है हमारा नेशनल फ्लावर है, जो अल्टीमेट डिज़ाइन हुआ है, जो कि अभी तक इंडिया में वन ऑफ द टॉप एयरपोर्ट जो डिज़ाइनिंग हुई है उस तरह का स्टार्ट। 4 अपने पास में टर्मिनल है उसमें और 4 रनवे हैं। 5 फेजेस में पूरा एयरपोर्ट कंप्लीट होगा। पूरे सिस्टम को इन्होंने IoT सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ। जितना टाइम आपका कंज्यूम हो रहा था उस टाइम को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली AI ड्रिवन एंड ऑटोमेटिक, इसीलिए इसको हम पूरी तरह से स्मार्ट एयरपोर्ट कह रहे हैं। हेलो हेलो, वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, NMIA। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आज हम बात करेंगे। इस एयरपोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये प्रोजेक्ट कब पेपर्स पे आया था और फिर इसकी अलाइनमेंट कितने साल लग गए, हर चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले वाले पॉडकास्ट में हमने बात किया था मुंबई 3.0 के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी प्रकार आज भी हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। एंड एज यूजुअल आज भी हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है मिस्टर संदीप पाल। वंस अगेन वेलकम सर, आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, इसके फ्यूचरिस्टिक के बारे में, मतलब कि क्या फ्यूचर होगा वैसे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि बचपन से मैं सुनते आया हूँ, मतलब आई एम 95 बॉर्न और 2004 2002 के आसपास जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो ऐसे यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कमिंग, और फिर पहाड़ और झाड़, ये भी देखा है मैंने। और आज यहाँ फ्लाइट लैंड होते हुए भी देखा है। ये क्या था, क्या हुआ है, इसका फ्यूचर कैसे होगा। तो आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या सोचते हैं ये एयरपोर्ट का सक्सेस। थैंक यू सो मच राहुल जी। आज हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, NMIAL। यानी ये NMIAL कहाँ से आया, और बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट के पॉडकास्ट में हमने बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था, वापस इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। NMIL कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे इसकी जर्नी शुरू हुई। 2016 में बेसिस का जो जर्नी है वो काफ़ी पुरानी है। यानी कि नवी मुंबई में तो एयरपोर्ट ये काफ़ी सालों से चल रहा है। इवन लोगों ने एयरपोर्ट की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि एयरपोर्ट आएगा थी। हमारे कामोठी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। कामोठी के डेवलपमेंट में सारी प्रॉपर्टीज एयरपोर्ट के नाम पे भेज टाइगर दी है। पनवेल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारा लैंड का ट्रांजेक्शन, सब कुछ एयरपोर्ट के नाम पे हुआ। और एयरपोर्ट अभी आ रहा है। इवन कामोठी के बाद में कई छोटे छोटे जो नोड है वो काफी डेवलप हो गए, लेकिन एयरपोर्ट अभी तक नहीं आया था। बट एनीवे अभी एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि एयरपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। बहुत सारा लैंड एक्विजिशन का काम चला, इन्वायरमेंट क्लियरेंस में काम चला, सरकारें आई, सरकारें बदली, फिर उसमें भी बहुत सारे डिले हुए, फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुए, बहुत सारे डिले हुए। तो इसके बाद में 2016 में जो एक्चुअल जर्नी शुरू होती है एयरपोर्ट की, वो 2016 में शुरू होती है। 2016 में सिडको ने जो इसकी अथॉरिटी है डेवलप करने की, वो पहले सारी चीजें सिडको के पास में थी, क्योंकि वही ये सिटी डेवलप कर रहे हैं। तो सिडको ने 2016 में ग्लोबल बिड इशू किया, जिसमें कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी आगे काम करेंगे उनके लिए एक बिड इशू हुआ, जिसमें MIAL यानी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उन्होंने उस बिड को, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया। वो शायद 2017 अक्टूबर के आसपास में उनको बिड दिया गया। फिर वहाँ से शुरुआत हुई MIAL एंड सिडको। तो जिसमें MIAL का शेयर था 74% और सिडको का शेयर था 26%। इस शेयर के साथ में उस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। अच्छा। और वो जो एयरपोर्ट था उसके शुरुआत होने के बाद में वहां से फिर एक SPV बनाया गया, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल उसको बोलते हैं, कंपनी बनाएगी, जो कि अगेन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि NMIAL। 2021 के आसपास में फिर जो इन्होंने अदानी एयरपोर्ट
लिमिटेड इनकी कंपनी है, उन्होंने इसे टेक ओवर किया। ओके। जो कि सिडको और MIL बाद में जो NMIL बना, उनको डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना भी सारा उसका काम था, वो सारा काम उनको दिया गया। तो यहाँ से जो NMIL जो आज एयरपोर्ट का हमारे नाम है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये वहां से हमारी NMIL की शुरुआत हुई। इसमें एक मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी बताया कि MIAL मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एंड सिडको, तो 2020 से ये पूरा जो MIAL और सिडको था, ये हर चीज अदानी के हाथ में चली गई है। अदानी पोर्ट्स इसको अभी ये कर रहा है। 2021 के बाद में जो अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी है, या जो अदानी एयरपोर्ट मैनेज करने की कंपनी है, उनको हमें मैनेजमेंट के लिए एयरपोर्ट उनको दिया गया। अच्छा, मैनेजमेंट करने के लिए दिया है, लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट। बट अभी भी पेरेंट कंपनी काफी बड़ा प्रोसेस है, काफी एक लंबा टॉपिक है कि वो किस तरह से उनको दिया गया, तो उस पर हम लोग कभी किसी दूसरे पॉडकास्ट में या कभी एक दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए, पेरेंट कंपनी अभी भी MIL ही है मुंबई लिमिटेड, और जो कंपनी है जो हैंडल कर रही है वो सिडको और MIL, फिर बाद में एक SPV बना, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं। किसी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं SPV, सिर्फ मैनेज कर रहा है उसे। तो SPV जो बना NMIL, तो NMIL में जो सबसे ज्यादा शेयर है वो अडानी के हैं। अच्छा, इसलिए वो अडानी पोर्ट्स और इसके हिसाब से। ओके, तो मतलब भी एक बिडिंग का पार्ट है। तो मतलब कि अदानी इन शॉर्ट उसका ओनर नहीं है, जो आजकल चल रहा है कि ना खरीद लिया। तो वो भी एक बिडिंग का पार्ट है। उसमें भी क्या होता है, मैनेज करने के लिए एयरपोर्ट, अपने कंट्रीज में बहुत सारे एयरपोर्ट अडानी के पास में, उसकी भी एक बिड होती है, जो उस बिड में जीतता है उसको मिलता है, वैसा उनका प्रोसेस है। ओके, सो बैक टू द टॉपिक कि आप बता रहे थे कैसे इसका फ्यूचर, और लाइक मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, जैसे ये बहुत है ना, पहले मीम्स ज्यादा शेयर हुए कि हर चीज बनते जा रही है, नवी मुंबई इंटरनेशनल, कोई पुराना बोर्ड अभी भी है शायद उस रोड में, ऐसा लगा है कि कमिंग हियर, ऐसे वो एक फ्लाइट का इस चीज। लेकिन आज जो मैंने और भी सारे वीडियोस में भी देखा है, पहले लोग गांव ये वो, लेकिन एयरपोर्ट की लॉन्चिंग के बाद वो अचानक से नवी मुंबई, अब मुंबई जैसा बोलने लगे हैं लोग। तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि कितने साल इसका इंतजार हुआ है, कैसे क्या है। साल तो बहुत इंतजार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सबसे पहले एयरपोर्ट पे बातचीत करते हैं कि एयरपोर्ट क्या एरिया है उसका, कितनी कैपेसिटी है, और हमें इस एयरपोर्ट की जरूरत क्यों होती है। यानी आज अगर आप देखेंगे तो लमसम हर शहर में एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट वगैरह इस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं क्योंकि वो भी एक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक काफी बड़ा हिस्सा हो गया, क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग का टाइम जो बहुत ज्यादा लगता है वो कम हो जाता है, और आने वाले टाइम में वो टाइम इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बिजनेस में बहुत सारी ग्रोथ होती है, उसकी वजह से अगर आपका लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैनेज्ड होगा तो उसमें आपके कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है। तो इस हिसाब से एयरपोर्ट हर सिटीज में डेवलप किए जा रहे हैं। जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, ये लमसम 2800 एकड़ के आसपास का एयरपोर्ट है। अगर आप मुंबई का एयरपोर्ट देखेंगे तो लमसम 1500 के ऊपर, लमसम 1.5 टाइम्स मुंबई के एयरपोर्ट से नवी मुंबई का एयरपोर्ट बड़ा है। सेम वही जर्नी है, जैसे मुंबई ऑलरेडी था लेकिन हमें नवी मुंबई की जरूरत थी, वैसे ही मुंबई का एयरपोर्ट था लेकिन हमें नवी मुंबई के एयरपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट का ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जैसे मुंबई में पब्लिक बहुत हुई तो हमें नवी मुंबई की जरूरत पड़ी, वैसे ही वहां पर ट्रैफिक बहुत हुआ एयरपोर्ट में, हमें एक एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी। अब जब एयरपोर्ट आता है तो उसके आसपास में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। यानी कि जब भी कोई एयरपोर्ट आता है तो उसके आसपास में बहुत सारे रोड्स बनते हैं, लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट होता है, हॉस्पिटैलिटी का अरेंजमेंट होता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो वैसे ही इस एयरपोर्ट के आने से भी बहुत सारा बेनिफिट नवी मुंबई को मिला। आज ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो नवी मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो ज़हा हदीद, लंदन के आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया इसको। अच्छा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा डिजाइन है एयरपोर्ट का, जो पूरा डिजाइन है, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, उसकी तरह से पूरा शेप बनाया गया है। अच्छा। और एक अल्टीमेट डिजाइन हुआ जो कि अभी तक इंडिया में वन ऑफ द टॉप एयरपोर्ट जो डिजाइनिंग हुई है, उस तरह का उसका आर्किटेक्चर। हाँ, दिखने में बहुत ज्यादा अलग लगता है। हम हाईवे से जाते हैं तो इसे नजर बार बार जाती है, कुछ अलग स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा है। और उसमें 4 अपने पास में टर्मिनल्स है उसमें, और 4 रनवे हैं। अच्छा। जैसे कि आप मुंबई एयरपोर्ट में जाएंगे तो 2 टर्मिनल है, 2 रनवे हैं, जिसकी वजह से 4 रनवे है। यस, अभी तक मैं सिर्फ सुन रहा था कि 2 ही रनवे है। नहीं, 4 रनवे है और 4 टर्मिनल है, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में अपना 1 टर्मिनल शुरू हो रहा है। बाकी इसके बाद में 5 फेजेस है इसमें। 5 फेजेस में पूरा एयरपोर्ट कंप्लीट होगा। एयरपोर्ट कंप्लीट होने के लिए अभी मतलब काफी टाइम जाएगा, बट अभी इनिशियल लेवल पे जो इन्होंने 20 मिलियन पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी का जो पहला टर्मिनल है उसकी शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद में फेज वाइज ये टोटल जाएगा तो 90 मिलियन
पैसेंजर की इसकी कैपेसिटी है। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा मैं, और आर्किटेक्ट के बारे में और डिजाइन के बारे में थोड़ा सा, जो आपने टर्मिनल्स वगैरह के बारे में बताया, ये तो थोड़ा अलग चीज है, लेकिन इस पे और गौर करते हुए मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये चीज जानना चाहता हूँ कि जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बोलते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी मुंबई एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक टर्मिनल है, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली का बहुत ही आइकॉनिक एयरपोर्ट है, तो हमारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले अभी करंट टाइम के हिसाब से उसमें क्या नए फीचर्स है? मैंने बहुत सी चीजें सुनी है जो कि शायद फर्स्ट टाइम यूज हो रही है, Yes. या ज्यादा टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पे यूज किया गया है। Yes. तो वो उसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसमें कैसा है, ये पूरा का पूरा जितना अपना एयरपोर्ट है, ये पूरा एआई ड्रिवन एयरपोर्ट है, स्मार्ट एयरपोर्ट है। यानी अगर आप नवी मुंबई में जाएं या फिर आप बैंगलोर के एयरपोर्ट में जाएं, जितने भी एयरपोर्ट हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया भी नवी मुंबई एयरपोर्ट से छोटे हैं, और इन टर्म्स ऑफ एरिया भी ये बड़ा है, प्लस टेक्नोलॉजी वगैरह, रियल टाइम डेटा वगैरह इसमें बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। ओके। और जितने भी आपका बैगेज सिस्टम हो गया, कार्गो सिस्टम हो गया, या पैसेंजर की, हम अभी एयरपोर्ट में हम जाते हैं तो 3 चीज होती है। पहला हम चेक इन करते हैं, फिर हम बैगेज करते हैं, फिर सिक्योरिटी आता है। सारा पूरा एयरपोर्ट में जो टाइम हमारा जाता है, वो सारा एयरपोर्ट में ऐसे टाइम जाता है। यानी जितने टाइम में हम अपना ट्रैवल कंप्लीट करते हैं, उतना ही टाइम हमें ट्रैवल चेक के लिए आता है। करेक्ट। हमें फ्लाइट अंदर जाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को इन्होंने IoT सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है। यानी पूरा रियल टाइम डेटा चलेगा। यानी कि आप जहां से एंट्री कर रहे हो, चेक इन भी आपका फेसलेस होगा, यानी आपका सिर्फ फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वहां से आपकी चेक इन होगी। फिर जब आप बैगेज डालेंगे तो वो भी पूरा का पूरा बैगेज आपका स्कैनर रहेगा, स्कैनर के थ्रू पूरा रियल टाइम डेटा उसमें एनालिसिस किया जाएगा। वो पूरा आप जैसे आप जो लगेज डालेंगे वो भी ऑटोमेटेड है, फिर उसका जो सिक्योरिटी होगी वो भी ऑटोमेटेड है, और डायरेक्ट आप फ्लाइट पकड़ पाएंगे। तो ये जो आपका टाइम 1-1.5 घंटे का टाइम जाता है, वो 1-1.5 घंटे के टाइम को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ। ओके, तो इन शॉर्ट में हम कहेंगे कि बहुत ही हाईटेक एयरपोर्ट है। यस, कंप्लीटली एआई टेक्नोलॉजीज, और जो रियल टाइम मॉनिटरिंग वगैरह आपने बोला, ये पूरी तरह से एआई रिलेटेड चीजें इसमें यूज की गई है। हर एक मशीन, हर एक एंट्री, और जितने भी सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं। यानी जैसे आप एंट्री करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम अंदर से इंटरकनेक्टेड है, पूरा का पूरा सिस्टम ही ऑटोमेटेड है। यानी वो जितना टाइम आपका कंज्यूम होता था, उस टाइम को उन्होंने मिनिमाइज कर दिया। अच्छा, यानी आपको कहीं पर भी लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओके। तो इस पूरे महीने में कि ये बहुत ही अलग है, और जो हमारे जैसे कि आपने कहा कि मुझे 20 मिलियन लोगों को इनिशियली ये करा, मुझे लग रहा है जब फुल टर्मिनल्स होगा तो मोर देन 90 मिलियन लोग इसमें अच्छे से। अभी कैसा कि जो पहले के एयरपोर्ट थे उसमें टेक्नोलॉजी अलग थी, तब इतनी एडवांस चीजें भी नहीं आई थी। आज ये एआई का टाइम है। अभी क्या हो गया कि अभी उन्हें उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, और उन्होंने उस इंटेंशन से बनाया भी, इसीलिए उसको हम पूरी तरह से स्मार्ट एयरपोर्ट कह रहे हैं। डिजाइन से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, अंदर का हैंडलिंग सिस्टम से लेकर के, सब कुछ एकदम डिफरेंट है। यस, जो कि अपने जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उनसे बहुत अच्छा है। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड हो। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो कि फुल्ली एआई ड्रिवन एंड ऑटोमेटेड है। तो डिजिटलाइजेशन से मेरा एक सवाल एक आया था, मैंने पढ़ा था कि एक व्यूअर्स के लिए भी ऑफ कोर्स ये पूछना चाहूंगा कि IoT बेस्ड जो एक टेक्नोलॉजी है, तो वो उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कीजिए ना कि क्या है ये एग्जैक्ट। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी IoT का मतलब ये कि इसे पूरे एयरपोर्ट को, जो हमारा पूरा एयरपोर्ट है, उसे हमने क्या किया है, सेक्शन और जोन्स में डिवाइड किया है। ओके, सेक्शन और जोन्स में मतलब कि जो मोशन ट्रैक करेगा, यानी इसको आप सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि जैसे कहीं पर लाइट की जरूरत है, कहीं पर जो आपका एयर कंडीशन चल रहा है वहां पर लोग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर एसी चल रहा है, उसमें आपका एनर्जी का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है। तो इसके लिए से सस्टेनेबल, स्मार्ट, और ये पूरा का पूरा कई सेक्शन पे ये ऑटो मोड पे ट्रैक करेगा, मोशन को ट्रैक करेगा। अगर वहां पर हमें एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है तो वहाँ की एसी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप एडजस्ट करेगा। या फिर जो मशीन्स वगैरह चल रही हैं, या हो सकता है वहां पर लोग ने उन मशीन्स का यूज नहीं है, तो वो ऑटो ऑफ का सिस्टम किया, बहुत सारी चीजें की जिससे कि हमारा एनर्जी और बहुत सारा प्रोसेस बचे। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट कहना चाहेंगे कि ये है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जो आज से पहले हम लोग टीवी में एड्स देखते थे कि कोई एसी को देख रहा तो ट्रैकर, बट ये आज हम इस लेवल पे भी देख सकते हैं कि इट इज बीन यूज्ड ऑन द पब्लिक प्लेसेस लाइक अभी आप जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आप इन सब चीजों को बहुत अपने आसपास ज्यादा देख पाएंगे ना, अपने आसपास ज्यादा देखेंगे, क्योंकि अब एनर्जी का जो कंजप्शन है वो बहुत अननेसेसरी वेस्ट होता है, तो उसे सिर्फ सेव करने का एक प्रोसेस है। तो एनर्जी से मुझे एक और आगे ये ऐड करने लगा कि हमारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो
कंप्लीटली ग्रीन, ऐसा मैंने सुना है, ग्रीन एनर्जी है कि वी आर इको फ्रेंडली एज Yes. ग्रीन, या फिर रीजन अभी जितना भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ, वो हाँ। बिल्डिंग बनाने का डेवलपमेंट हो या एयरपोर्ट बनाना हो या कोई भी बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट हो, वो सारे के सारे ग्रीन फील्ड मॉडल पे ही बन रहे हैं। यानी जितना कम से कम एमिशन हो। आर्टिकल में ये दिया हुआ था कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसमें कि जीरो कार्बन पॉलिसी, यानी उसमें क्या है कि जो जीरो कार्बन पॉलिसी है कि जीरो कार्बन एमिशन, यानी कि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितनी भी चीजें दुनिया में बनाई जाती हैं, वहां पर कुछ ना कुछ लेवल पे एक पॉल्यूशन, जिसे आप कह सकते हैं कार्बन एमिशन होता है। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी अपना कंट्री जो है, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। जो भी विकसित कंट्री है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास में है। आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और आज जिस लेवल पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे है। यानी इससे पहले काम होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन एक साथ इतने सारे काम नहीं होते थे। लेकिन जब आप कोई चीज कहीं पर लोग या कोई एक्टिविटी होती है, तो वहां पर एमिशन भी होता है। कि इंडिया को जो जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, वहां पर सबको एक जीरो कार्बन पॉलिसी पे अग्री होना था, लेकिन इंडिया अग्री नहीं हुआ उस पे। उनका पर्पस ये था कि अभी हम डेवलपमेंट स्टेज में हैं, और वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनके यहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश्ड है। और हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी तो आप सिर्फ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी तो उसके अलावा भी बहुत बड़ा अपना इंडिया है। एनीवे, बट हम आते हैं तो उसी पर्पस पे अभी उस एमिशन को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें उस प्रोजेक्ट में की जाती हैं। मॉनिटरिंग भी की जाती है कि कितना उसमें एमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वैसे ही एक जीरो कार्बन एमिशन हर जगह पर इसे अप्लाई किया था। वैसे अपने एयरपोर्ट में भी, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, वहां पर भी इस चीज का ध्यान रखा गया। जो भी एमिशंस हो रहे हैं, उनके कंट्रोल करने के लिए उनके लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो वैसे ही उस पर्पस के हिसाब से, जैसे कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और जितना भी आईओटी सिस्टम है, आईओटी सिस्टम भी उसी लिए, ताकि मैक्सिमम जो एनर्जी हम वो सेव कर पाए, अननेसेसरी कोई एमिशन ना हो। और कार्गो से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी वहां पर जो हो रही है, आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उन सारी चीजों में उस तरीके से प्लानिंग की गई, ताकि इस बेसिस पे इसे ग्रीन एयरपोर्ट कहा जा रहा है। तो मोस्टली हम इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आइटम यूज कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीजें यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम फ्यूल कम यूज करेंगे, तो कार्बन या धुआं या सब चीजें कम होगा। जैसे कि आपकी जो आपने जो बात की, शटल्स की बात की, ईवी बसेस की बात की, तो पहले हम जो भी पुराने एयरपोर्ट हैं, अभी इसके पहले कुछ सालों के पहले हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल या डीजल वाली बसेस यूज करते थे। राइट। एमिशन बैटरी में भी होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि एमिशन बैटरी में नहीं होता है, एमिशन बैटरी में भी होता है, बट एज कम्पेयर टू फ्यूल, बहुत जो पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, एज कम्पेयर टू उसके बहुत कम होता है। तो ये सारे अरेंजमेंट्स, ये सारा सिस्टम उसी लिए बनाया गया, जितना कम से कम पॉल्यूशन किया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव की जाए, और जितना अच्छे से अच्छे उसको यूटिलाइज किया जाए। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है ग्रीन कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब ये होगा मेजरली जितने भी ट्रांसपोर्ट या बसेस या कोई भी शटल्स यूज की जाएंगे, 100% ईवी होगी उसमें, कंपेयर टू ओल्ड एयरपोर्ट्स के हिसाब से। आप शहरों में देखेंगे, पहले सारी जो बसेस थे, जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, सब फ्यूल पे डिपेंडेंट था। आज बहुत वो सारी चीजें आपकी ईवी में आ रही है। आपकी कार्स हो, बाइक्स हो, या ट्रांसपोर्ट का कोई भी सिस्टम हो, हर चीज बैटरी में आ रही, एज कम्पेयर टू फ्यूल। इसमें एमिशन कम है। राइट। यस। ओके, तो भी हम शटल और इसके बारे में बात करते हैं, तो इससे मुझे एक और चीज इसमें ऐड करने आता है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो एक लोकेशन वाइज अगर मैं देखूं और ट्रांसपोर्टेशन वाइज देखूं, तो मैं व्यूअर्स के बिहाफ पे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। लोकेशन वाइज, अब जैसे हमारा करंट, थोड़ा सा मैं इसको आपको लॉन्ग सवाल हमारा थोड़ा बड़ा है। जैसे अब मैं अगर बताऊंगा कि अंधेरी लोकेशन जो आता है, सांता क्रूज अंधेरी, वो सेंटर हो गया, मतलब जिस जिस हिसाब से मुंबई बड़ा हुआ है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक सेंटर हो गया, तो उसके नॉर्थ में भी उतना ही बड़ा है, साउथ में भी, और ईस्ट में, चारों तरफ से वो उतना ही बड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं और आगे जाऊंगा, मुंबई के अंधेरी से आगे जाता तो बोरीवली, विरार, पालघर तक भी लोग चले गए हैं। एंड इस तरफ आएंगे तो पनवेल, पेन, अलीबाग के लोग भी मुंबई एयरपोर्ट हो, तो पालघर से अंधेरी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अलीबाग टू अंधेरी भी, ये चीज है। लेकिन जब ये एयरपोर्ट उठा के हम नवी मुंबई में लेकर आ रहे हैं, तो पालघर वाले के लिए जस्टिस हुआ या नहीं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। इसको मैं कैसे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। बैंगलोर का एयरपोर्ट कैंपागोड़ा, हाँ, लमसम अप्रॉक्स 35 किलोमीटर शहर से बाहर है। शहर से बाहर था। और जब वो एयरपोर्ट आया था, तब भी लोगों को ये लग रहा था कि इस एयरपोर्ट का कैसे फंक्शन होगा, कैसे लोग फ्लाइट पकड़ेंगे, लेकिन आज उस एयरपोर्ट के आसपास में शहर बस गया। करेक्ट। एयरपोर्ट जब आता है,
एयरपोर्ट आने के टाइम में जैसे हम सोच रहे हैं वैसे हमारी गवर्नमेंट भी सोचती है, वैसे ही वहाँ की अथॉरिटी भी सोचती है जो डेवलपमेंट करेगी उसके हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। जैसे आज मुंबई एयरपोर्ट से लेके नवी मुंबई एयरपोर्ट मेट्रो लाइन कनेक्ट की गई, जो गोल्ड लाइन है उसको कनेक्ट किया गया। फिर उसके बाद में थाने से लेकर के अगर आप वेस्टर्न साइड में आएंगे हाईवे की प्लानिंग चल रही है। अटल सेतु आया, अटल सेतु के बाद में हमारे पास मुंबई एयरपोर्ट एकदम पास में, बहुत सारे रिंग रोड बन रहे हैं, मुंबई पुणे की कनेक्टिविटी चेंज हो रही है। अटल सेतु से लेकर के मुंबई नवी मुंबई एयरपोर्ट तक हमारा कोस्टल रोड बन रहा है। खारघर टू बेला रोड कोस्टल रोड की प्लानिंग चल रही है। तो ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है। यानी ऐसा नहीं है कि जो आपको कनेक्टिविटी चाहिए वो कनेक्टिविटी नहीं है। ये बहुत सारे आपके हैदराबाद का जो एयरपोर्ट था उसका भी सेम ही इंसिडेंट था। सभी को लग रहा था इतना लंबा एयरपोर्ट, शहर से इतना दूर एयरपोर्ट, लेकिन आज शहर में एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह कहाँ है। सेम सीन वॉज विद हैदराबाद। हैदराबाद के साथ में भी यही हुआ, वहां पर भी शहर से दूर एयरपोर्ट बनाए गए। और आज जो भी एयरपोर्ट बन रहे हैं इंडिया में वो सारे के सारे एयरपोर्ट शहर के बाहर बन रहे हैं। उसका रीजन ये कि उनको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतनी जगह चाहिए, उतनी जगह चाहिए। आज जितने भी एयरपोर्ट हैं, कोई भी एयरपोर्ट पहले अभी जो भी पुराने एयरपोर्ट है सारे के सारे कंजेस्टेड हो चुके हैं। यानी जो वहाँ पे एक्टिविटी है वो अपनी लिमिट के बाहर है। अगर आप 2020 पर मुंबई के डेटा देखेंगे तो जो उन्होंने जितना पैसेंजर वहां पे आए उतनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो उस कैपेसिटी आज वो कैपेसिटी कल तो और क्राउड बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। उसके लिए लैंड चाहिए होती है, उसके लिए सारे एक्विजिशंस होने चाहिए, उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस आने चाहिए, बहुत सारा प्रोसीजर है। तो वो लैंड का एक्विजिशन ये एक प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत हेडेक का काम है। तो उन्हें वो ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर वो स्मूथली से रोल ऑन कर पाए। करेक्ट। इसके लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट आपका यहाँ से, और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे जैसे विरार हो गया, विरार से बैंड्रा की एक अलग कनेक्टिविटी प्लान चल रहा है। बैंड्रा से आपका जितने भी कनेक्टिविटी ऑलरेडी हमारी ट्रेन से सारी लोकल सारा, ये जो एयरपोर्ट है अपना नवी मुंबई एयरपोर्ट है, ये आपका लोकल हो गया, मेट्रो हो गया, और उसके बाद में एयर हो गया। यानी कुलाबा से आप कभी आपने ऐसा सोचा था कि कुलाबा से आप जेट्टी पकड़ेंगे और एयरपोर्ट आएंगे? बाय सीवे से जेट्टी भी बनाई। आप मुंबई जो आपका मुंबई एयरपोर्ट है वहां से आप मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट एयरपोर्ट आएंगे। वहां पे, और उसके बाद में आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि आप मेट्रो स्टेशन से चेक इन करेंगे। करेक्ट। अंदर मेट्रो स्टेशन आपको अंदर जाकर के चेकिंग, बोर्डिंग, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप जैसे मेट्रो स्टेशन में आएंगे वहीं से आप एयरपोर्ट के लिए चेक इन कर लेंगे। ओके, इस लेवल का ये सिस्टम बनाया गया इसको। तो मतलब इन शॉर्ट यही कहा जाए कि ये कंप्लीटली मतलब पूरे तरह से हाईटेक है इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन द टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी भी देखा जाए। जैसे अभी इसके पहले हमने बात कर लिया ग्रीन कॉरिडोर वगैरह हर चीज को, तो आने वाले समय में ये मुझे लगता है एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा इंडिया का, कि एक सबसे इस मतलब एक शुरुआत हुई है यहाँ से कि कुछ कनेक्टिविटी और इसके हिसाब से भी ग्रीन कॉरिडोर के हिसाब से इस एयरपोर्ट के। आज इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो सारा आइकॉनिक ही है। वो आपका अटल सेतु हो सकता है, वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है, वो दिल्ली में जो एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है नोएडा में, वो हो सकता है, या जो भी एयरपोर्ट अभी बनने वाले हैं वो हो सकता है, इससे भी आइकॉनिक होगा। एयरपोर्ट तो इस तरह से बन रहे हैं जैसे बस स्टेशन होता है, आपको हर शहर के आसपास में एयरपोर्ट मिल जाएगा। राइट। क्योंकि अभी पब्लिक पहले जो स्लीपर में जाते थे वो भी थर्ड एसी में जाने लगे, जो थर्ड एसी में जाते थे वो सेकंड एसी में जाने लगे, जो सेकंड एसी में जाते थे वो फ्लाइट में जाने लगे। पहले फ्लाइट की जो कॉस्टिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, लोग फ्लाइट के बारे में सोचते ही नहीं थे, लेकिन आज उसकी कॉस्टिंग और इतने अच्छे से उसे प्लान कर दिया है और इतनी सारी फ्लाइट्स हो गई हैं कि लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट हो गया है। पैसे के किसी के पास कोई कमी नहीं, बस उसको वैसी सर्विस चाहिए। ओके, तो जैसे अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब तो चलो लॉन्च हो गया है, स्टार्ट हो गया, कार्गो फ्लाइट्स का भी एक रूट या मैप आ गया है। जिस जगह पे ये बना है इसी से जुड़ा हुआ, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था मुंबई 3.0, तो कुछ एयरपोर्ट से रिलेटेड, एयरपोर्ट अगल बगल के एरिया को क्या बूम दे रहा है फ्यूचर का, इसके बारे में आपका व्यू क्या है कि कैसे वो फ्यूचर को बूम दे रहा है? किसी भी शहर की जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बेसिक चीज होती है वो होता है वहां का आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब जब एयरपोर्ट आया यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आना ही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट के साथ में ऐसा बूम आता है, यानी कि वो उसे एक सौगात मिल गया है, वो एक शहर को सौगात मिल गई है। अब वो नवी मुंबई में कभी भी लाइफ में इन फ्यूचर भी जो भी एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका लॉजिस्टिक्स इजी होगा, जब आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आसपास में होगी,
जब आपका अच्छा रेसिडेंस आसपास में प्लान हुआ है, जब आपके कुछ नए स्मार्ट सिटी ऑलरेडी प्लान कर दिए गए, तो उस नवी मुंबई में वो रियल एस्टेट हो या आगे उसका फ्यूचर हो, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, यानी अभी जो नवी मुंबई है, अभी जो नवी मुंबई अनलॉक होने वाला है, अभी आप जो भी देख रहे हैं, ये शायद मेरे हिसाब से 20 to 30% है। अराउंड 70% अभी अनलॉक हुआ ही नहीं है। ओके। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जिस तरह से चीजें प्लान्ड है यहाँ पे, अभी बहुत सारी चीजें जो सामने दिख रही हैं वो हमें लग रहा है, बट इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सो इन शॉर्ट, आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट जी। है। तो इसी में ना, मतलब मुझे भी एक ऐड करना है हमारी ऑडियंस के लिए कि जो भी व्यूअर्स अभी आप देख रहे हो, यही सही टाइम है नवी मुंबई और नवी मुंबई के आसपास, नवी मुंबई 3.0 पिछला पॉडकास्ट भी जरूर देखना। नवी मुंबई में जहां भी आप लैंड ले सकते हो, अभी ले लो। फ्लैट बुक करना हो, शॉप, कमर्शियल्स, कुछ भी, ये बहुत परफेक्ट टाइम है। यस यस, आने वाले टाइम पे मैं सोच रहा हूँ 4 या 5 गुना ज्यादा मिल सकता है ना, और बहुत जल्दी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरेटिवली आज से जो 5 साल पहले लोग आते थे, हाँ हाँ, उन्हें नहीं पता था कि नवी मुंबई में ऐसा क्या क्या होने वाला है। Okay. एयरपोर्ट की बात होती थी, वो बोलते एयरपोर्ट नहीं आएगा, ये बहुत सही है, तो मैंने भी उसका सुना है एयरपोर्ट बहुत कल्याण सारी जा बार। रहा है। हाँ ऐसे ये मैंने बहुत सुना सारे है। एक्टिविटी हुई, बहुत सारे Okay. लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया, हाँ, बट आज एयरपोर्ट आ गया है और आज वो लेना चाहते हैं, बट हाँ। आज उनको ये लग रहा है कि अगर वो मैंने एक्स प्राइस में वो चीज देखी थी, तो वाई प्राइस अभी कैसे पे करूं। बराबर। आज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्स प्राइस में, लेकिन एक्स हाँ। प्राइस कभी नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे जो चीज है, जो इन्वेस्टमेंट करना है, नवी मुंबई के आसपास जो भी बहुत सारे सिटीज आ रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। आज 2 साल बाद आएंगे, वापस सिनेरियो चेंज हो जाएगा, 5 साल बाद आएंगे, फिर से चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो आपने 5 साल पहले देखा होगा, जब एयरपोर्ट का कुछ भी इसमें ये नहीं था, नामो निशान, काम चल रहा था, बाहर से सब लोग खाली बोल रहे थे कि हो रहा है। यस, वो टाइम का वो रेट था, उस टाइम का भी था, और आज के टाइम से मुझे लगता है अभी भी वो रीजनेबल है एज पर टुडेज वैल्यू। यस यस। ये रेट अटल फिजिबल है। आप अटल सेतु के आसपास, जहां पर अटल सेतु नवी मुंबई में लैंड हुआ है, उसके आसपास की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो लमसम पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 0.75, कहीं पर डबल भी हो गया। नहीं, अभी रिसेंटली मैं मेरा ही पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, कहीं दूर नहीं जाऊंगा। मैं प्रॉपर्टी उल्वे में सर्च कर रहा था, तो इससे पहले जो उल्वे का रोडवे से जो कनेक्टिविटी होती है, वहां पर एक बड़ा चौक है, वहां बड़ा बिल्डर है, जिसके बड़े बिल्डर्स की बिल्डिंग्स है। वो इनिशियली बहुत हायर रेंज और कॉस्टली, इसमें प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में माना जाता था। और एग्जैक्टली ऑपोजिट जहां अटल सेतु लैंड हो रहा है, शिवाजी नगर इंटरचेंज के पास में, वहां पे कुछ डेवलपर्स ने सोसाइटीज बनाई थी। इसके कंपैरिजन में वो 2 साल पहले कम था, लेकिन आज टोटली ऑपोजिट हो गया है। वो इंटरचेंज के पास रेट्स ड्रास्टिकली चेंज हो गया और यहाँ पे कम है। उसका बेसिक फंडामेंटल आपको बताता हूँ क्या रहता है कि अगर कोई भी शहर जब कनेक्ट होते हैं, तो एक होता है अंडर डेवलप सिटी और एक होता है डेवलप सिटी। यानी जब साउथ मुंबई से नवी मुंबई कनेक्ट हुआ, तो साउथ मुंबई ऑलरेडी डेवलप था, यानी वहां पर प्राइसेस काफी ज्यादा थे। जब उल्वे अपनी लोकेशन है, जब वहां पर अटल सेतु लैंड हुआ, वहां का प्राइस काफी कम था। तो हमेशा डेवलपमेंट में अप्रिसिएशन वहां होता है जो लोकेशन अंडर डेवलप होती है। तो ये लोकेशन का प्राइस काफी कम था, तो जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक चीजें चलती रहेंगी। वो हमेशा नवी मुंबई का पड़ला हमेशा भारी रहेगा। इसके लिए नवी मुंबई में जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो उल्वे एक ऐसा सिटी है जहां पर पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है प्रॉपर्टी। तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स को एक इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से, बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं एक आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा। सिर्फ उल्वे को अगर हम छोड़ देते हैं, बात करते हैं, जैसे आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका चारों रेडियस में आप थोड़े एरिया के नाम बता दीजिए जहां पे हमारे व्यूअर्स इजीली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते। जैसे कि मैं आपको मैं जो जानता हूं उसमें उल्वे, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर, तो ऐसे और भी एरियाज बताइए जहां पे आज इन्वेस्टमेंट्स इजीली हो सकती है। देखिए, अभी एयरपोर्ट के पेरीफेरल में आप 10 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी जाएंगे, जैसे कि आप पलसवा फाटा हो गया, उसके बाद में हिरनदानी के नियर बाय की लोकेशन हो गई, क्योंकि पनवेल टू कर्जत की कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ से आप जाएंगे पलसवा फाटा से जो रोड अपना जाता है करनाला बर्ड सेंचुरी की तरफ, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो गया। द्रोणागिरी हो गया, पुष्पक नगर हो गया, इसका नैना में भी बहुत सारा डेवलपमेंट आ रहा है, उरण में, वाधवा के आसपास में बहुत कुछ आ रहा है। ये पूरा एरिया जितना पेरीफेरल का एरिया है, जहां पर आपको सस्ता मिलता है, ले लीजिए। अगर आपके पास में बजट है तो लैंड लीजिए, बजट नहीं है आपके पास में फ्लैट लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। आज हम बहुत सालों से बहुत लोगों को गाइड करते रहे, और प्रॉपर्टी कभी आज तक सस्ती हुई नहीं। जब हम पहले प्रॉपर्टी ले रहे थे तो भी महंगी थी, आज प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भी महंगी है,
और कर लेंगे तो भी महंगी लेंगे। आज तक हम मेरे अपने करियर में कभी कोई ऐसा मिला नहीं जिसने बोला रही इतनी सस्ती प्रॉपर्टी हर समय सबको प्रॉपर्टी हमेशा महंगी ही लगती है, उस टाइम पे जब भी कोई लेता है तो महंगी महंगी लगती है। इसमें एक्सपर्ट एडवाइस मेरी सिर्फ ये रहेगी कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेना है, सोना लीजिए, सोना सोने के भाव ट्रेड होगा, चांदी चांदी के भाव ट्रेड होगा, कॉपर कॉपर के भाव ट्रेड होगा। ओके जब भी प्रॉपर्टी लें अच्छे से ड्यू डिलीजेंस करके प्रॉपर अच्छी प्रॉपर्टी ओके अच्छे डेवलपर के साथ मिले, अच्छे कंसल्टेंट के साथ में डील करें। एंड वो रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर्स के पास ही यस अच्छे डेवलपर prefer और कीजिए। अच्छे कंसल्टेंट का मतलब वही है कि अगर आपका प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होगा हाँ तो आपकी जो प्रॉपर्टी जहां पर अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं वो हाँ। प्रॉपर्टी का पैसा आपको दे करके जाएगा। मिल जाएगा। यस अच्छे लोगों के साथ गुड पीपल अट्रैक्ट गुड पीपल, बैड पीपल अट्रैक्ट बैड पीपल। सिंपल। So viewers, this was a very good message for you all. आपके लिए इससे बेहतर एक्सपर्ट एडवाइस मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिल पाएगी। तो आज हमने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में जाना सीखा संदीप जी के साथ में। तो एक लास्ट में आपसे मैं एक बिफोर हम लोग इसे क्लोज करें या समराइज करें, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बीइंग लाइक रियल एस्टेट एक्सपर्ट और मतलब जब भी आप किसी को एडवाइस करते हैं एज अ कस्टमर, आप ऐसे हमारे व्यूअर्स को भी एक समरी बता दीजिए कि कैसे हम अपने आप को, जैसे एग्जांपल है शेयर मार्केट आपको रिटर्न दे ना दे, क्रिप्टो भी करते हैं कई लोग, रिटर्न दे ना दे, लेकिन ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्पेशली नवी मुंबई के आसपास ये 100% रिटर्न देगी, ये सच है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है ना ये आपके इमोशंस के साथ जुड़ा है। आप बैंक ऐड देखते हैं, कुछ हो ना हो लेकिन घर अपना होना चाहिए। हाँ ये सही बात है। जो प्रॉपर्टी है, आप बच्चे की शादी होती है तो सबसे पहले उसके पास घर होना चाहिए। शेयर है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर है कि नहीं खुद का ये पूछते हैं जरूरी। आपके पास में शेयर मार्केट में कितना पैसा पड़ा कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास शेयर में कितना पैसा है, लेकिन घर बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। यानी ये हमारे सबसे पहले तो आप ये समझिए ये इन्वेस्टमेंट तो बाद में है, पहले पर्सनल अटैचमेंट है, एक फीलिंग है। हर एड इसी तरह से बनाया जाता है कि अपना घर अपना घर। सही बात है। रेंट पे रहना और अपना घर लेना वो एक अलग अलग चीज है। अभी रेंट पे रहना या घर लेना है एक अलग टॉपिक है, लेकिन घर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ओके। आपके लाइफ के हर जगह पर। ये एक स्टेटस सिंबल वाली बात है। हाँ। आप किसी नए शहर में गए और नए शहर में जाने के बाद सबसे पहला जो आपका ख्याल आएगा वो यही आएगा, घर लेते हैं। हाँ सही बात। जैसे आपके पास में पैसे अरेंजमेंट हो जाएंगे सबसे पहले आप सोचेंगे घर लेंगे। आप ये नहीं सोचो कि नहीं ये इन्वेस्टमेंट सही है नहीं। हाँ जब आप दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे तब वो आप इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे, लेकिन पहले आप अपना घर सोचेंगे। तो पहले अपना आप घर लीजिए, पहले एक फ्लैट लीजिए, यानी पहले आप उस लायक बनिए, फिर उसके बाद में एडवाइस दीजिए। करेक्ट। तो पहले आप जब घर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंपल। ओके, सो इन शॉर्ट ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो राइट टाइम है इन्वेस्ट टू इन नवी मुंबई एंड सराउंडिंग एरियाज। अब आप बाकी के जो भी हमारे पिछले पॉडकास्ट है हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कौन से एरिया है, कहाँ पर है, लैंड के बारे में भी, प्रॉपर्टीज के बारे में, हर एक चीज डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी, आपका जो इतना इन्फॉर्मेशन आपने दिया। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी हम और भी पॉडकास्ट में आएंगे, डेफिनेटली हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में बात कर संदीप जी के साथ ही मजा आता है। एंड आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत थैंक यू। अगली बार आएंगे कुछ नया टॉपिक, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ अनलॉक करेंगे। थैंक यू सो मच।